तो आज हम लोग इस अपने लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, जिसमें हम लोगों ने वाष्प दाब में अवनमन कितना हो जाता है, वाष्प दाब में कमी कितनी हो जाती है, कब, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिला देते हैं। तो यहाँ पे वही बात ध्यान देने की है। हम लोगों ने आज यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में मान लीजिए आपने विलेय मिला दिया, ये शुद्ध विलायक, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये जल है, जल अभी ये शुद्ध है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो इसमें कुछ न मिलाने की वजह से इसका वाष्प दाब कुछ है। मान लीजिए यहाँ पे वाष्प के अणु जो हैं जलीय अवस्था में, इस पे दाब ज्यादा डाल रहे हैं। तो इस पर मैं कई बार इस बात पे चर्चा कर चुका हूं, कई बार इस बात को समझा चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी मैं समझा चुका हूं कि जब इसमें कोई विलेय मिला दिया गया, कोई विलेय, अब इस जल में जब कोई विलेय मिला दिया गया तो विलेय जैसा कि हमने बताया था कंडीशन कि विलेय जो है वो अवाष्पशील है, यानी वह वाष्पित नहीं होगा। तो उस स्थिति में जब विलेय जल में घुल जाएगा तो विलेय के अणु भी आ जाएंगे और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जल के अणुओं को वाष्पित, यानी विलायक के अणुओं को वाष्पित होने के लिए मुक्त सतह यानी फ्री सरफेस जो है वो कम हो जाएगा, और वो फ्री सरफेस कम होने के कारण अणुओं की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी और वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे इसी बात को कि जल में जब कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं या किसी शुद्ध विलायक में जब हम विलेय मिला देते हैं तो उसकी क्या कंडीशन बनती है, यानी उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्वथनांक जानना होगा कि क्वथनांक क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग क्या है, हम इस बात को पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद में इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसी को ही मान लीजिए कि ये जल है, तो अब ये जल है, तो जैसा कि वाष्पन में क्या होता था कि जल के अणु अपने आप निकलते रहते हैं, जल स्थिर शांत पड़ा रहता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे अब इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब है, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि अगर वायुमंडलीय दाब को समझने में आपने कठिनाई की तो ये बात यहाँ पे दिक्कत पैदा करेगी। तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, द्रव की मुक्त सतह पर, और यही वायुमंडलीय दाब जो है द्रव को वाष्पित होने से, जल्दी जल्दी वाष्पित होने से बचाता है। अब यही चीज अगर आप निर्वात में लेके चले जाएं, अंतरिक्ष में लेके चले जाएं, तो यह पानी अपने आप उबलने लगेगा और ये भाप बन करके तुरंत उड़ जाएगा, इसे हम और आप नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दाब जैसा कोई दाब होता ही नहीं है और द्रव की सतह जो है मुक्त होकर के पूरा का पूरा एकदम उड़ जाती है। तो इस बात को ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जब हम जल को, अब मान लीजिए आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करिए, तो गर्म करने पे क्या होगा, तापमान इसका बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप इसमें जो अणु हैं जल के, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी वाष्पित होना शुरू कर देंगे। यानी जैसे जैसे ही हम इसको गर्म करते जाते हैं, वैसे वैसे इसका तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, ध्यान देना, और यहाँ पे अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, अणुओं की संख्या, पानी के अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, और नतीजा ये निकलता है
कि ये पूरा वातावरण धीरे धीरे भाप से वाष्प से भर जाता है। अब तापमान बढ़ रहा है, मान लीजिए 25 पर था, 25 से आपने बढ़ा करके 50 किया, 50 से बढ़ा करके 70 किया, पानी एकदम गर्म हो गया, उसमें आप हाथ डालेंगे तो जलने का डर रहेगा। अब मान लीजिए कि पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बढ़ा दिया। अब उसके बाद चाहे जितनी गर्मी आप दीजिए पानी को, चाहे जितना तेज हीट कीजिए आप, इसका तापमान 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाष्प के अणु खुल करके वाष्प स्पेस में आए थे, अंतरिक्ष में यहाँ पे स्थान पे आए थे, वह इतना दाब डालते हैं कि उस दाब का मान जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और जल की सतह ऐसे ऐसे उछलने लगती है, जिसे हम लोग बॉइलिंग या क्वथन कहते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है क्वथन। क्वथन का मतलब होता है उबलना या सामान्य भाषा में खौलना। जैसे पानी को जब हम गर्म करते हैं तो तुरंत नहीं खौलने लगता है, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, बढ़ते 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 जैसे ही 100 डिग्री, पानी के लिए मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, तो जैसे ही उसका तापमान बढ़ करके 100 पर पहुंचता है, तब उसका तापमान उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो पानी का तापमान 100 से ज्यादा बढ़ा दे। 100 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में ये होती है कि जो आप नीचे से गर्मी ऊर्जा के रूप में जो ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, वह ऊष्मा पूरा गैस के अणुओं को भगाने में खर्च हो जा रही है, परिणाम स्वरूप जल का तापमान नहीं बढ़ता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी द्रव का वह स्थिर तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्वथनांक कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता जाता है, उसका वेपर प्रेशर जो है बढ़ता जाता है, वाष्प दाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब द्रव का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, उस स्थिति में अणु जो है मुक्त सतह वाले एकदम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है उनके द्वारा नीचे से लगाए गए वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। परिणाम स्वरूप द्रव जो है वो उबलने लगता है। जो द्रव की सतह पानी की वायुमंडलीय दाब के कारण दबी हुई थी, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। परिणाम स्वरूप वह जो है सतह स्थिर नहीं रह पाती है, सतह लहराने लगती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्वथन कहते हैं और वह निश्चित तापमान या स्थिर तापमान जो है उस द्रव के लिए क्वथनांक कहलाता है। अब आते हैं हम अपने दूसरी मेन प्रॉपर्टी पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें यह है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन बढ़ कैसे जाता है उसको हम सिंपल समझा दे रहे हैं, उसको उस आधार पे आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे कोई द्रव है, पानी है और उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, उस स्थिति में होता क्या है कि वो द्रव के अणुओं को पूरी फ्री सतह जो है मिली रहती है और वाष्पन तेज होता रहता है।
और वायुमंडलीय दाब के बराबर तो खैर है ही, लेकिन जैसे ही उसमें आप कोई विलेय अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो विलेय के अणु जब ऊपरी सतह पे आ जाते हैं तो उनको द्रव के अणुओं को फ्री स्पेस, फ्री सरफेस जो है यानी मुक्त सतह भागने के लिए कम हो जाती है। इसके लिए हमें तब डालना, आगे से नीचे से ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है यानी तापमान बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के वो उसका वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका वाष्प दाब हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि विलयन का क्वथनांक जो है वह उससे शुद्ध विलायक के क्वथनांक से थोड़ा अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए कि जैसे आप 1 लीटर पानी को आप गर्म करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे उबलने लगेगा। अच्छा, और आप उसी 1 लीटर पानी में पहले से आप 10 ग्राम या 20 ग्राम नमक मिला दें और फिर उसके बाद आप उसको गर्म करें तो वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा तापमान पर उबलेगा। क्यों उबलेगा? क्योंकि जल के अणुओं को फ्री सतह नमक के कारण कम मिल पा रही है। ऐसे चीनी आपने घोल दिया, ग्लूकोज आपने घोल दिया, यूरिया आपने घोल दिया, तो विलायक विलेय के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही किसी शुद्ध विलायक में जब कोई विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन जो बन के तैयार होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बिना वायुमंडलीय दाब तक पहुंचे वो विलयन उबलेगा नहीं। इस बात का ध्यान दीजिए, इस बात को गठिया करके दिमाग में बांध लीजिए, नहीं तो पता चले हमेशा वही सोचते रहिए। तो जल का वाष्प दाब जो है, शुद्ध जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर 100 डिग्री पर होगा और जैसे ही उसमें आप नमक डाल देंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0.7 या 0.5, ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और वही क्वथनांक में उन्नयन हम लोगों ने 3 ग्राफ के हिसाब से लिया है। अब इसमें देखें कि जैसे ये वायुमंडलीय दाब है पी नॉट द्रव का, शुद्ध द्रव का। अब ये वायुमंडलीय दाब है, ये जो लाइन हमने खींचा है डैश डैश, ये वायुमंडलीय दाब है। अब इस वायुमंडलीय दाब पर हमने 3 ग्राफ लिया है। ग्राफ नंबर 1 ये है, ये शुद्ध विलायक का है, जिसमें हम ये पॉइंट ए पर इसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में विलायक जो है उबलने लगता है। और इसके अनुपात में ये यहाँ पर तापमान है, टेम्परेचर, और इस वाली लाइन पर प्रेशर है, इस वाली लाइन पर प्रेशर है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे जैसे इधर उठ रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। तो अब ये पॉइंट ए पर इसका वायुमंडलीय दाब इसके वाष्प दाब के बराबर हो जाता है और उस स्थिति में हम देखते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर टी बी है। टी बी नीचे छोटा सा लिखा हुआ, बी फॉर बॉइलिंग, तो बॉइलिंग के लिए। इसी प्रकार एक विलयन ऐसा है जिसमें हमने थोड़ा सा नमक मिलाया, यानी विलेय थोड़ा सा मिलाया, उसको हमने विलयन फर्स्ट कहा और ये पॉइंट बी पर जाकर के उबलता है। उसके लिए हमने टेम्परेचर T1 लिखा, पहले विलयन के लिए T1। इसी प्रकार हमने एक दूसरा विलयन लिया जिसमें हमने थोड़ा और ज्यादा नमक मिला दिया। 2 कंडीशन हम लोगों ने लिया विलयन की और एक कंडीशन हम लोगों ने लिया इसका विलायक की। तो अब ये सी पॉइंट पर जाकर के उबलता है, यानी इसका वायुमंडलीय, इसका वाष्प दाब, दूसरे विलयन का वाष्प दाब जो है वो सी पॉइंट पर जाकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और उसको हमने T2 लिया। तो क्वथनांक में जो बढ़ोतरी आई, देखो शुद्ध विलायक के लिए क्वथनांक ए है, पहले विलयन के लिए T1 है, दूसरे विलयन के लिए T2 है। तो
क्वथनांक में उन्नयन TB1, ये तो T1 माइनस TB ये पहले विलयन के लिए हो गया। पहले विलयन के लिए इसी प्रकार T2 माइनस TB इसको, तो ये हो गया डेल्टा TB1 डेल्टा TB1 यानी पहले विलयन के लिए क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ। इसी प्रकार डेल्टा TB2 दूसरे विलयन के लिए कितना हुआ, इतना हुआ। दूसरे विलयन के लिए ये हो गया। अब ये हो गया। अब दूसरे दोनों विलयनों के लिए क्वथनांक में हम लोगों ने कितना कितना कमी हुई इसको हम लोगों ने निकाला। अब इस ग्राफ के हिसाब से हम देखते हैं और राउल्ट का नियम निकालते हैं। पहले विलयन के लिए वाष्प दाब में कितनी कमी आई, डेल्टा P1 ये बराबर हो गया P0 माइनस P1। ध्यान देना, वाष्प दाब में कमी हुई, कब कमी हुई, जब उसमें विलेय मिलाया गया। किसमें मिलाया गया, शुद्ध विलायक में। तो डेल्टा P1 ये हो गया और डेल्टा P2 बराबर P0 माइनस P2 ये हो गया दूसरे विलयन में। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो ग्राफ यहां पे ये है P2 दूसरे विलयन का वाष्प दाब, और ये कब उबला, जब ये बढ़ करके इसमें, ये पहले विलयन के लिए है P1, और इसी प्रकार से हमारा है P2। ये P1 और P2 इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने पर ये उबला। ये P1 और ये हो गया P2, ये वाली लाइन हो गई P2, P1 और P2। इसको ध्यान देना, तभी जाकर के ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर एक पॉइंट बना A B C और उसके बाद में ये हो गया D और ये हो गया E। यहां पर यहां पर है D और यहां पर है E, पॉइंट E। अब देखो ध्यान से, क्वथनांक में अंतर बहुत कम आ रहा है, क्वथनांक में अंतर बहुत कम आ रहा है। इसलिए अगर हम A B C D E को इस हिसाब से देखें तो हमारे पास तीन ऐसे, ये जो टेढ़ी लाइन है ग्राफ वाली, बहुत छोटे से अंतराल के लिए ये जो है सीधी लाइन समझी जा सकती है। तो यानी ये ऐसे बन गया है। A B C ये D है, ये E है।
इस प्रकार से आप इस ग्राफ को हमने यहां से निकाल करके सीधा बना दिया, तो ये दो त्रिभुज बन गए हैं, ए बी डी और ए सी ई। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना है डेल्टा टी बी वन, ये इतनी लाइन डेल्टा टी बी वन, और ये इतनी लाइन जो है डेल्टा टी बी टू है, ये वाली यहां से यहां तक की लाइन डेल्टा टी बी टू है। तो ये समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो समानुपाती होती हैं। तो डेल्टा टी बी वन बटा डेल्टा टी बी टू, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा पी वन अपान डेल्टा पी टू। देखो ध्यान से, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ए से लेकर ई तक, ये है वायुमंडलीय दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ था। तो ए से लेकर के ई तक ध्यान दो, ये पी है, यानी पी जीरो माइनस पी टू, और ए से लेकर के डी तक ये जो है ए से लेकर के डी तक ये जो है ये आपका पी जीरो माइनस पी वन, यानी पहले विलयन के लिए वाष्प दाब और ये दूसरे विलयन के लिए वाष्प दाब, तो दोनों में अंतर ये इसके हिसाब से हो गया। तो ये है डेल्टा टी बी वन अपान डेल्टा टी बी टू बराबर डेल्टा पी वन अपान डेल्टा पी टू, दोनों के विलयनों में अंतर। अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि राउल्ट्स का नियम। अब इसको मिटाते हैं, ये इतना, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। यानी यहां पे निष्कर्ष निकला हम लोगों का डेल्टा टीवी जो है वो समानुपाती हो गया डेल्टा पी के, यानी जैसे जैसे हम लोग क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे ही दाब के अवनमन में, वाष्प दाब के अवनमन में, यानी वाष्प दाब की कमी में उतने ज्यादा कमी होती। ज्यादा आप मिला देंगे नमक तो वाष्प दाब जो है और कम हो जाएगा, और उसको बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाने के लिए, उबालने के लिए। तो वही स्थिति यहाँ पे बनती है। तो इस स्थिति में, और राउल्ट के नियम से हम लोग जानते हैं कि डेल्टा राउल्ट के नियम से हो गया डेल्टा पी जो है वो समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम से डेल्टा पी जो है वो समानुपाती होता है मोल प्रभाज के, किसके, जो विलेय का मोल प्रभाज मिलाया गया है। तो उस दिन हम लोगों ने देखा था स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, कब, जब विलयन बहुत तनु हो, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए डेल्टा पी जो है उसके बराबर होता है मोल प्रभाज के। तो यहां से आप देखें और इसको आप दोनों को एक साथ समराइज करें तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टीबी जो है वो समानुपाती है मोल प्रभाज के। अब एन अपान कैपिटल एन, जहां एन जो है स्मॉल वाला एन जो है वो विलेय की मोलर नंबर है, और एन कैपिटल जो है वो विलायक की मोलर नंबर है, यानी मोल, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये इसके समानुपाती हो गया है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अगर हम इस समानुपाती
चिन्ह को एक नियतांक से हटा दें के बी से। यहाँ बी फॉर बॉइलिंग के लिए है, उबलने के लिए है, ध्यान देना। तो ये एन अपान कैपिटल एन, ये जहां के बी जो है वो उन्नयन स्थिरांक है, जहां के बी जो है वो किसका, क्वथन का उन्नयन स्थिरांक, क्वथन, उसमें क्वथन लिख लीजिएगा, क्वथन का उन्नयन स्थिरांक है। तो इस प्रकार से डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में, क्वथनांक के तापमान में कमी जो वृद्धि जो है वो के बी इंटू इन स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, और जहां स्मॉल एन और कैपिटल एन के बारे में मैं नहीं लिखने जा रहा हूं कि ये क्या होते हैं। अब उसी प्रकार अब देखिए यहां पे कि अगर विलयन की मोललता जो है उसके रूप में प्रकट की जाए, तो डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एन यानी स्मॉल डब्ल्यू अपान यम डैश, जहां यम जो है अणुभार है विलेय का, और ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू अपान यम, जहां एम जो है उसका है विलायक का। तो ये आ जाएगा ऊपर, इसको मिटाते हैं। डेल्टा टीबी ये बराबर हो जाएगा के बी इंटू एक कैपिटल एम जो है ऊपर आ जाएगा और स्मॉल डब्ल्यू ऊपर रहेगा, और नीचे हो जाएगा कैपिटल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए ध्यान से, जहां एम डैश जो है विलेय पदार्थ का अणुभार है और कैपिटल एम जो है वो विलायक का अणुभार है। यदि विलायक की मात्रा 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम हो, तब ये W का मान 1000 हो जाएगा। उस स्थिति में हम लोग इसमें जो निकालेंगे मोलर उसका, तो ये हो जाएगा मोललता, विलेय की मोललता, क्योंकि हम लोग शुरू में पढ़े थे कि किसी विलयन की मोललता जो होती है वो 1000 ग्राम विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा। तो जब यहाँ पे हम 1000 रख देंगे और ये है तो अणुभार इसका, और ये W जो है ये विलेय की मात्रा है, तो डेल्टा टीबी ये बराबर हो जाएगा केबी इंटू स्मॉल एम, जहां स्मॉल एम बराबर विलयन की मोललता तथा केबी बराबर हो जाएगा, केबी बराबर हो जाएगा विलयन का मोलल स्थिरांक। ये तो ये हो जाएगा विलयन का मोलल स्थिरांक। तो ये फार्मूला है, ये इसके आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम लोग उबने भी लगोगे, तो इस प्रकार हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो न समझ में आए उसको अवश्य पूछना, नहीं तो टेस्ट में फिर यही प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है।